सोचिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ आज क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आपको शायद ज़्यादा किताबों में या किसी भी किताब में ना दिखे, बट ये मेथड सबसे अल्टीमेट है द बेस्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आप खुद एक टाइम बाद रियलाइज करो कि आपके जो कलीग्स होंगे वो स्ट्रगल करेंगे इन आर्गूमेंट्स को समझने के लिए। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते क्योंकि काफ़ी हौच पौच चीज़ें बता दी जाती हैं उनको। सो मैं बिल्कुल फंडामेंटल से ही विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करके हम इसको करेंगे ग्राफ्स की हेल्प से। ग्राफ क्या मतलब, रफ स्केच पर आपको एक बनाना होगा और उससे आप इसका मॉडल्स और आर्गुमेंट हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत आसानी से निकाल सकते हो, मॉडल्स भी आर्गुमेंट भी। मॉडल्स तो खैर फॉर्मूले से डायरेक्टली निकल आता है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जैसे आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होता है, वी नो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए बटा वाई, इस तरह का होता है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या दिया हमें, गिवन है z इक्वल्स टू x मतलब -1 दिया प्लस आयोटा, और वहाँ माइनस √3 जो है वो y का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। आपको यहाँ से दिखना चाहिए, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ आपको एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं है, इसे आपको समझाने के लिए कि x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, इतना आपको समझ आना चाहिए। y की वैल्यू -√3 है, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक, देन नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, आप बोलोगे वी नो, हम एक दो मॉडल्स होता क्या है, मतलब मॉड ऑफ z मॉडल्स √x² प्लस y² होता है। यही 2 दिन हमने फॉर्मूले के रूप में यूज किया। इक्वल्स टू, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो √x² मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस y² मीन्स -√3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से 3 कट गया 3, 1 प्लस 3 मतलब √4, √4 का मतलब हो गया 2। 2 प्लस का ही लेना क्योंकि मॉडल्स हमेशा प्लस में होता था, हम बोलेंगे 2 यूनिट्स। सो यहाँ तक मॉडल्स निकालना काफ़ी इजी काम है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी इतना आसान है, बोलोगे फॉर्मूले में खुश हैं तो मैं कुछ और मत बताओ, बट मैं तब भी बोलूँगा कि आप मॉडल्स के लालच में आर्गुमेंट को मुश्किल बना दोगे अगर आप फॉर्मूले के भरोसे बैठे रहे। ठीक है, आप सबसे पहला काम क्या करो, ये मैंने आपको आसान मतलब काम इतना इजी है, यही करना है मॉडल्स के लिए, इसलिए मैंने ये जल्दी करके बता दिया। बट बोलो कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते ही ना सबसे पहला काम ये फॉर्मूले वॉर्मूले याद आने से अच्छा आपको क्या याद आना चाहिए कि मेरे को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, पर ये दिखेगा कैसा और कहाँ दिखेगा। तो आपको टच करना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, या बोलो कि आर्गन प्लेन में, जो कि कुछ ऐसा होता है। एक्स मतलब रियल एक्सिस, वाई मतलब इमेजिनरी एक्सिस। वाई में हम वो प्लॉट करते हैं जो कोफिशिएंट होता है आयोटा का, ये पोल बोलो या ओरिजिन बोलो वो। यहाँ एक्स भी कैसा है नेगेटिव, वाई भी कैसा है नेगेटिव, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में -1 अंडर रूट ठीक है -1 -√3, ये पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट कर दिया इसको इस जगह। आपको बस क्वाड्रेंट सही होना चाहिए आपका, जैसे आपने थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आप कहीं भी डाल दो इसको, जरूरी नहीं आप यहाँ ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने अगर इसको यहाँ लिखा इस पॉइंट को, तो मैं इसको यहाँ भी कर दूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसकी स्केच पे, आंसर सेम आएगा -1 अपने थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट रखना है, बाकी ऊपर नीचे कैसा भी कर दो उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट फिर आपको ऐसे सोचना है कि ये तो मैंने बताया ये आंसर आपने कर दिया, बट अच्छा तरीका क्या था करने का इसको, कि आप पहले इसको विजुलाइज करते, पॉइंट पी जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहाँ था, वो यहाँ था। फिर आपको ये सोचना चाहिए था कि मॉडल्स का मतलब क्या होता है। आपने सोचना था मॉडल्स का मतलब तो होता है कि भाई पोल को अगर ज्वाइन करूँ उस पॉइंट से जो पॉइंट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस लेंथ को मॉडल्स बोलते हैं, मॉड जेड से शो करते हैं, आर से भी शो करते हैं, बट हम यहाँ मॉड जेड से शो कर रहे हैं ताकि ज्यादा कम खिचड़ी ना पक जाए लिखित चीजों की। सो ये आपको दिखना चाहिए था कि मॉड जेड ये होता है। ठीक है, उसके बाद जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो सबसे क्रिटिकल है, जो आपको टच होना चाहिए टाइम पे, कि हमें मॉडल्स तो निकल गया मॉड जेड ये, पर आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट होता है जो रियल एक्सिस है ओ एक्स, पॉजिटिव रियल एक्सिस ओ एक्स, ये वाली ओ एक्स सपोज, इसकी रेफरेंस में
जो ओपी है वो कितना एंगल बना रही है। तो मैंने आपको कल भी बोला था, और सारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कल, समझी थी, उसमें बताया था कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक आपको कुछ और ना बोला जाए तब आर्गुमेंट का क्या मीनिंग समझो। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऑफ सेट। ये जो आर्गुमेंट्स वर्ड है ऐसे तो छोड़ दो, एक ही आर्गुमेंट बताना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक्चुअल में ये एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते निकालते ना वो सारे आर्गुमेंट क्लियर हो जाते हैं कि किस दिशा में से कौन सा एंगल बनेगा, कितना बनेगा, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं। तो अब एक्चुअल में प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो वो आर्गुमेंट होता है जो 180 डिग्री से कम कम वैल्यू हो, जिसको हम अपने प्रोटेक्टर पे, क्योंकि हमारे प्रोटेक्टर पे मैक्सिमम वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो उससे मेजर कर पाए। अगर हम इसको ऐसे सोचने लगे ये ऐसा एंगल जो बन रहा है, जो हम बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए ताकि प्लस आ जाए, सो उस रीति से तो ये 180 से बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे फिर ऐसे। समझ आ रही है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसलिए इसका आर्गुमेंट 180 से बड़ा है, तो हम इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे। तो फिर कैसे बताएंगे? हम इसको बताएंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे रीड करेंगे इधर से इधर। बट आप सोचो उसके लिए आपको ये एंगल चाहिए, सपोज ये एंगल थीटा निकल सकता है, कोई तरीका नहीं इसको निकालने का ऐसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जो कि पी से, सपोज करो बेस मतलब जो रेफरेंस लाइन है उस पर करना था। रेफरेंस लाइन तो ओ एक्स है एक्चुअल में, तो ओ एक्स तो आगे रह गया, बोलोगे इधर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? तो फिर हम इसी के लेवल पे लाइन पीछे एक्सटेंड करते लाए, और मैं कलर चेंज करता हूँ। और ये सोचो कि ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, और ये सोचें कि ये जो एक्सटेंडेड लाइन है ये यहाँ पीछे बढ़ते बढ़ते, और इसने हमारे परपेंडिकुलर को यहाँ पे मीट कर दिया, जिसको हम बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, सो एक राइट ट्रायंगल बनी पी एम ओ। इस पी एम ओ में हमें अगर ये एंगल पता चल जाए, सपोज ये एंगल फाई है, इसका पता चल जाए, तो हम बोलेंगे टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, एक्स ओ माइनस एक्स टोटल एंगल, ये जो पूरा एंगल होगा, तो ये कितना होगा 180 डिग्री। समझे? अगर ये 180 डिग्री है तो हम ये ढूंढ लें, अगर फाई एंगल, तो 180 डिग्री में से फाई माइनस करें, सो वो क्या बनेगा, थीटा। सो बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस फाई। ठीक है, और फिर बाद में बोल देंगे कि ये क्लॉकवाइज मेजर हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। सो ये हमारा प्लान है अभी तक का। ठीक है, अभी मैं इसमें से ये चीज़ें डिलीट करता हूँ। सो धीरे धीरे हम इसकी एक एक स्टेप को करते जाते हैं। पहला लक्ष्य हमारा है फाई ढूंढना। उसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप जो ट्राइंगल आपने पीएमओ को बनाया है, इसमें हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पर आप परपेंडिकुलर और बेस को भी हमेशा पॉजिटिव रखो, हमेशा। जबकि कई सारे ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप जो भी इनके ओरिजिनल साइन है वही रहने दो। बट मैं बोलूँगा कि नहीं, वो आपको आगे कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट का टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, और ये एंगल्स बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आप ये वाली ट्रायंगल बनाते हो, कौन सी वाली ट्रायंगल, जब आपने पॉइंट को प्लॉट कर दिया, जो पॉइंट आपके कॉम्बिनेशन नंबर को शो कर रहा है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया रेफरेंस लाइन के लेवल पे, ओ एक्स के लेवल पे, एक राइट ट्रायंगल बना ली, ओ एक्स का लेवल समझे, जो कि पीछे एक्सटेंड किया आपने, तो ये एम पॉइंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना, और फिर पोल पॉइंट की लोकेशन वो, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तीनों से मिलने वाला ट्रायंगल जो आपको बनाया है, उसकी हर एक साइड को आप पॉजिटिव लेंथ, पॉजिटिव वैल्यू में रखो। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो बोलोगे ये क्या है, ये होगा माइनस का अंडर रूट 3 है ना ये, तो आप इसकी वैल्यू ही लो बस अंडर रूट 3। ये वाई एक्चुअल में यहाँ वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 3, और ये वाई समझे कैसे, ये माइनस अंडर रूट 3 ये वाला वाई। सो ये इसको शो कर रहा है, तो मेरे को है तो ये माइनस अंडर रूट 3 है, पर क्योंकि सिर्फ लेंथ लेंथ लेनी है मेरे को ताकि गलती ना हो जाए आगे, वो आपको अपने आप धीरे धीरे समझने आने लगेगा। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचोगे वहां पे भी ये देखोगे इसी कॉन्सेप्ट को, फिर आपको समझ आएगा कि किस तरह के कंफ्यूजन हो जाते हैं अगर हम यहाँ पे प्लस नहीं लेते हर लेंथ के साथ। तो ठीक है, जो इनके माइनस माइनस साइन है वो आपको तब तक सोचना है जब तक कि आपको क्वाड्रेंट का पता ना चल जाए। क्वाड्रेंट पता करने के लिए आपको इनके प्लस माइनस के साइन देखने हैं, और जब आपको फाई निकालना है तब आप इनकी सभी लेंथ को प्लस में रखो। तो ये लेंथ कितनी है, ओ एम, ये होगी 1 यूनिट, जिसको मैं बोलूँगा एक्स इक्वल्स टू 1। अब ये नहीं सोचना कि माइनस में है, बट लेंथ है तो इसलिए हमने 1 ले ली, ये रूट 3 ले ली ताकि गलती ना हो हमसे आगे। अब हमें सोचना है सिंपली कि इन राइट ट्राइंगल, जो हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स जानते हैं वही यूज करके फाई पता चल जाएगा। हम बोलेंगे इन राइट ट्राइंगल, डायग्राम को मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पे, इन राइट ट्राइंगल पी एम ओ, ठीक है, वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा tan फाई। समझ गए? फाई क्या है, ऑब्जर्वेशन एंगल समझे, ऑब्जर्वर है वो पे, वो देख रहा है
सामने, तो ऑब्जर्वर के सामने की साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर है ऑब्जर्वर को, और परपेंडिकुलर फुट और परपेंडिकुलर के बीच 90 डिग्री के बीच बोल दो, वो क्या होती है बेस, ठीक है। और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो जेड क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो वाई अपॉन एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या होता है टेन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंगल मतलब टेन फाइव। सो वाई की वैल्यू पुट करोगे तो √3 अंडर रूट थ्री अपॉन एक्स की वैल्यू 1 इक्वल्स टू टेन फाइव क्या आ गया अंडर रूट 3 अपॉन 1 मतलब अंडर रूट 3 इक्वल्स टू टेन फाइव। अब आपने पढ़ा है टेंथ में भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज, 5 वैल्यूज तो पता है एंगल्स की। 0 डिग्री पे टेन फाइव 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है, 60 डिग्री पे अंडर रूट 3 होता है, और 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। तो अंडर रूट 3 कहाँ होता है टेन के कौन से एंगल पे अंडर रूट 3 वैल्यू आ रही है 60 डिग्री पे। सो आप बोलोगे अगर टेन फाइव यहाँ पे टेन फाइव अंडर रूट 3 है, इसका मतलब फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइव इक्वल्स टू 60 डिग्री, समझे। तो अगर फाइव 60 डिग्री है तो आप सोचो हमने क्या बोला था फाइव यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, टोटल एक्सो एक्स डैश जो एंगल है 180 डिग्री है, तो थीटा हमने कहा कैसे निकलता है 180 डिग्री माइनस फाइव करके, थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए माइनस लगा दिया एडवांस में, और 180 डिग्री में से मैंने फाइव माइनस किया तो आएगा थीटा, और माइनस का साइन एंड क्लॉकवाइज चलने के लिए, और 180 डिग्री माइनस फाइव की वैल्यू पुट कर दी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना आंसर आ गया -120 डिग्री। अगर फाइव क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड ए आर जी ब्रैकेट में जेड इक्वल्स टू -120 डिग्री। समझ आई बच्चे आपको, बहुत इजी बातें। अब कुछ कंफ्यूजन बच्चों को जो रहते हैं, जो मैं आपको एडवांस में किसी को अगर आ रहे हो डाउट तो क्लियर करता हूँ। तो कुछ बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये माइनस माइनस कहाँ आता है। तो उसके लिए आपको कॉमन सेंस से ही सोचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है वाई भी प्लस होते हैं, कि एक्स पॉजिटिव वाली साइड आएगी वाई पॉजिटिव वाली साइड आएगी, तो दोनों प्लस प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है वाई प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस माइनस होते हैं नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है मतलब पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। ये तो है पॉइंट की लोकेशन के लिए जो डाउट हो सकता था आपको वो बता दिया मैंने, ये साइन होते हैं एक्स वाई के, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लोकेट करा, पॉइंट लोकेट करने के बाद आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, एक राइट एंगल बनाई, उस राइट एंगल में जो ऑब्जर्वेशन एंगल था मतलब ये रेफरेंस लाइन इस पीछे एक्सटेंड की हुई लाइन पे और जो लाइन ओपी है उसके बीच का एंगल फाई, हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग वहाँ फाई का पता चल गया, टोटल एंगल 180 डिग्री था, 180 माइनस फाइव किया तो थीटा का वैल्यू आया, पर माइनस ब्रैकेट के हमने लगा के रखा स्टार्टिंग में क्योंकि हम वो एंगल जो है क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, और आपको कल बताया था क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल कहाँ से, क्लॉकवाइज ओ एक्स की तुलना में क्लॉकवाइज, ओ एक्स से आप क्लॉकवाइज चल रहे हो इसलिए नेगेटिव एंगल है। और क्यों करते हैं ऐसा नेगेटिव एंगल लिखते क्यों है, क्योंकि ताकि वैल्यू जो है वो 180 से बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर वैल्यू जो मेजरमेंट है 180 से बड़ा होने लगेगा तो हमारी डी उसको रीड नहीं कर पाएगी। तो ये जो हमने आर्गुमेंट निकाला है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक। सो ये सिंपल सी बात है, आपको कुछ अब डाउट नहीं रहा होगा। एक डाउट हाँ और एक बच्चे ने पूछा था, वो डाउट नहीं एक्चुअल में, वो क्या बोला था कि ये आंसर हमें पाई वाई में कुछ लिखा दिखता है। सो मैं आपको बताता हूँ पाई में क्या लिखा दिखता है, ये नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ। सो जैसे हमारा आंसर क्या आ रहा है -120 डिग्री, और हमारे फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री, ठीक है। फाई की वैल्यू 60 डिग्री है और आंसर आ रहा है हमारा -120 डिग्री। सो मैं इसको पाई के फॉर्म में बताता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक चैप्टर अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया है, तो हमने आंसर जो लिखा हुआ एग्जैक्ट है, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कोई गलती नहीं है, पर वही रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि किसी ने आंसर लिखा मान लो ग्राम में और किसी ने लिख दिया केजी में, तो आंसर तो दोनों सही होते हैं, यूनिट अलग अलग होते हैं। तो पाई जो यूनिट है ना वो एक्चुअल में रेडियंस के यूनिट है, एंगल के काफी सारे तरीके हैं मेजर करने के। तो उनमें से एक तरीका ये कहता है कि जो 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो पाई के बराबर होती है, पाई रेडियंस के बराबर होती है, ये रेडियंस भी यूनिट है एंगल्स को मेजर करने के, ठीक है। पाई रेडियंस जो है ये 180 डिग्री के बराबर होता है।
सो उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो हमारा जहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, फाई की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 60 डिग्री। तो वहाँ पे कुछ किताबें लिखती हैं, ज़्यादातर किताबें लिखती हैं पाई अपॉन 3। ठीक है, पाई अपॉन 3 समझाया कैसे, क्योंकि एक पाई किसके बराबर है 180 डिग्री। तो अगर एक पाई 180 डिग्री है, सोचो 180 डिग्री इक्वल्स टू 1 पाई, या फिर सिंपली पाई बोल दो। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई अपॉन 180 डिग्री। और हम कितना डिग्री कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 60 डिग्री को, तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 60 करना पड़ेगा। ये कट जाएगा तो 3, तो कितना आ गया पाई/3। और ये क्या चीज़ होती है पाई/3, रेडियंस होते हैं। हम रेडियंस हालांकि बार बार लिखते नहीं है, पर वो अंडरस्टूड होता है कि पाई/3, पाई आपने यूज कर लिया तो रेडियन का मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब जैसे हमारा आंसर आया -2 पाई/3, कैसे आया, हमने क्या किया वहां पे, हमने बोला थीटा इक्वल्स टू -180 डिग्री -60 डिग्री। तो वहां पे वो क्या लिखते हैं रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं भी आगे आने वाले क्वेश्चन में इसको रेडियन में ही करता, बट क्योंकि आपने रेडियंस का ज्यादा अभी पता नहीं है, तो मैं चाहता नहीं कि छोटी सी बात को लेकर के आप कंफ्यूजन हो जाए आपको। पर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इसी आंसर को रेडियन में बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई 180 डिग्री मतलब पाई, -60 डिग्री मतलब पाई/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ऐसा। अब एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, जो बाहर का माइनस था वो रहेगा, ये करते हैं 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई माइनस 1 पाई एक्चुअल में। ठीक है, तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितने पाई, 2 पाई। सो आंसर आ गया -2 पाई/3। और यूनिट होते हैं आगे रेडियंस, बट हम रेडियंस नहीं लिखते बार बार। सो ये आर्गुमेंट ऐसा बताया होता है -2 पाई/3। सो ये पाई वाली स्टोरी समझ आई। ये 180 डिग्री को तो पाई रेडियंस होते हैं, पाई। अब कुछ बच्चे देखो, मतलब कंफ्यूजन की तो कोई लिमिट नहीं है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या, आप कभी कहते हो पाई/22.7, है ना, ये भी आप बोलते हो पाई/22.7। कभी आप कहते हो पाई की वैल्यू 3.14, कभी आप कहते हो पाई 180 डिग्री। तो ये क्या तमाशा है? कोई भी सिंबल सोचो आप, जैसे कमल का फूल है, कोई गवर्नमेंट उसको यूज करेगी अपना पार्टी का सिंबल। उसी सिंबल को प्योरिटी का सिंबल भी यूज करते हैं देवताओं के पिक्चर्स में, है ना। और मतलब सेम कमल के फूल के हजारों इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। तो उसी तरीके से पाई का सिंबल है, वहां पे एक जगह हमने उसको 3.14 वैल्यू को नाम दे दिया कि इसको भी हम पाई से डिनोट करेंगे। एक जगह हमने 22.7 को बोला कि इसको भी पाई से डिनोट करेंगे, हालांकि वो वैल्यू सेम सेम सी होती हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली। फिर यहाँ जब एंगल्स के लिए बात आएगी 180 डिग्री को रेडियंस में बोलना है तो क्या बोले, तो भी हम बोलते हैं पाई। और एक्चुअल में ना इसे सिंबल नहीं है, आप जब हम पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि ये वाकया में पाई, जो वो 22.7 वाला पाई है, वो एक्चुअल में 180 डिग्री के बराबर ही होता है। ठीक है, बस उसके जो यूनिट होते हैं वो रेडियंस होते हैं, और रेडियन क्या होता है वो हमें समझना होता है। ठीक है, तो अभी उसकी डिटेल आपको ना ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ बॉक्स बात हो जाएगी, वो टॉपिक ही अलग है। ठीक, तो इसमें फिलहाल जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो मैं डिग्रीज में रखूंगा, और आप उसको इजीली पाई को यूज करके 180 डिग्री पाई के बराबर होता है तो कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पाई में भी चाहिए, तो फिर मैं ऐसा करूंगा, दो जितने भी क्वेश्चन हैं, दो चार और बचे हुए, उनमें दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर दूंगा, मतलब डिग्री में भी और पाई में भी आंसर दे दूंगा। ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी उससे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये मॉडल्स और आर्गुमेंट सेम क्वेश्चन, मॉडल्स निकालो, आर्गुमेंट निकालो। मॉडल्स निकालो मतलब मोड सेट निकालो, आर्गुमेंट निकालो मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो। किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो आपको बताया था कि पहले तो मॉडल्स जल्दी से निकाल दो, सॉल्यूशन। उससे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्चुअली ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं लिख देता हूँ इसको। z इक्वल्स टू x मतलब -√3 प्लस आयोटा, ठीक है, इंटू वाई। वाई कितना 1 है, कुछ नहीं, तो मतलब वाई आयोटा इंटू 1 हो रहा है। तो वाई की वैल्यू ये है। सो मैं अपने दिमाग में समझूंगा वाई कितना, ये चाहे तो पेंसिल से भी मार्क कर सकते हो एग्जाम में, और बाद में उसको इरेज कर दो या ना भी करो चलेगा। ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, आपको बोलना है कि मॉड जेड क्या होता है, वी नो, वो सब चीजें आप अक्षर अक्षर लिख करके, √x² प्लस वाई² है ना। मॉडुलस क्या होता है, मॉड जेड इज इक्वल टू √x² प्लस वाई²। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो ऐसे आएगा। तो वैल्यूज पुट करिए, √x² मतलब -√3 का स्क्वायर प्लस वाई² मतलब 1 का स्क्वायर।
इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 √4 कितना आ गया दोबारा से 2 यूनिट्स। फिर हमने क्या बोला इसको आपको ये सोचना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो कहाँ शो हो सकता है, इसको देखना है मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ दिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दिखते हैं आपको आर्गन प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये हमने एक आर्गन प्लेन बनाना है, ये हम बोलेंगे ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। फिर हमें एक्स और वाई का साइन देख करके पता करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो आपको पहले ही बताया एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं। तो एग्जैक्टली लोकेशन की जरूरत नहीं है, मान लो मैं यहाँ पहुंचा देता हूँ बीच जैसे में, तो उसके बाद मेरे को ट्राइंगल भी बनानी होती है इसलिए मैं सेंटर में रखता हूँ इसको सपोज की। चलो ये पॉइंट पी है और ये शो करेगा -√3,1 को। ठीक है, फिर मॉडुलस जो हमने निकाला उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, उसका मीनिंग होता है कि जो पोल है सपोज करो उसे डिनोट कर रहा हूँ, उसको और इस पी को ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन बनेगी उसकी लेंथ को मॉडुलस बोलते हैं। तो इसको और इसको ज्वाइन किया तो ये मॉडुलस आ गया। तो ये क्या था मॉड z, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2। फिर उसके बाद हमने बोला हाँ आर्गुमेंट चाहिए, मतलब आर्गुमेंट क्या होता है जो रेफरेंस लाइन है, मतलब ओ एक्स पॉजिटिव रियल एक्सिस को रेफरेंस लाइन बोलते हैं। सो ओ एक्स क्या हमारे लिए रेफरेंस लाइन, इसकी तुलना में ओ पी जो लाइन है इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना, ठीक है ये थीटा। देखो हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब वो होता है कि वो एंगल जो 180 डिग्री से कम वैल्यू रखता है और हमारी डिग्री से मेजरमेंट हो जाए, प्रोटेक्टर से मेजरमेंट हो जाए, जिसकी हमारी डी से मेजरमेंट पॉसिबल है जिसका। तो क्या इसका पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 180 डिग्री कहाँ से कहाँ तक होता है, ये यहाँ तक 180 डिग्री होता है, ये तो उससे छोटा है। तो ये हम इजीली इसको रीड कर पाएंगे। तो मतलब हमें कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला जनरल नहीं है कि अब हमें कोई पहले एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे या क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, नहीं, हम पहले भी एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे थे, अब भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट करके बताएंगे थीटा कितना है, तो एक्सपेक्ट वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, बट फिर वही बात है कि ये थीटा निकालने के लिए यहाँ तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रही सीधी सीधी, तो वो राइट ट्रायंगल बने बिना बात नहीं बनेगी, वो कैसे बनेगी। सो वो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए आप बोलोगे कि जो रेफरेंस लाइन है ये वाली, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो। सो इसको पीछे एक्सटेंड करूँ और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, पी से परपेंडिकुलर ऐसा, और ये लाइन पीछे एक्सटेंड होती होती जहाँ मीट करेंगी वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे आ गया एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सो ये जो एंगल है ये मानो फाई है। कौन सा एंगल, जो ये रेफरेंस लाइन को पीछे खींचा इसी लेवल में, और ओपी लाइन जो थी लाइन सेगमेंट, इसको दोनों के बीच का जो एंगल है इन दोनों के बीच का उसको फाई बोल रहे हैं। ये एंगल फाई पता चल जाएगा और फिर मैं थीटा कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा टोटल एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, समझ रहे हो, ये एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये वाला जो फाई है ये माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, थीटा ही बचेगा। ओके, इसको हटा दूंगा ज़्यादा ताकि चीज़ें ना आ जाए डायग्राम में। थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस फाइव। और क्या मेरे को माइनस लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 180 भी ऐसे ही रीड किया था एंटी क्लॉकवाइज और 5 इसमें से माइनस किया तो 180 माइनस 5 अभी भी क्या रहेगा वो पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री देखो हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा जो कि पॉजिटिव है, 5 हमने 180 डिग्री का एक छोटा हिस्सा है वो माइनस किया, तो 180 डिग्री बड़ा नंबर है, 5 से छोटा नंबर है उसको माइनस करे, बड़े छोटा किया तो पॉजिटिव आएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो इसलिए यहाँ पे 5 जो थीटा का साइन है वो प्लस में ही रहेगा। तो ये तो बात की कार्रवाई की 180 डिग्री माइनस 5 करेंगे, फिलहाल तो हमारा एम है कि हम 5 निकालें। तो उसके लिए आपको क्या बताया था कि इसकी आपको लेंथ जो भी है परपेंडिकुलर बेस उसको पॉजिटिव रखना है। सो आप यहाँ पूछे कोई आपसे हाइट कितनी है, तो हाइट कौन देता है वाई, तो मतलब ये वाई जो है कितना है यहाँ पे 1, पी से लेकर के एम तक 1 है। फिर एमओ मतलब बेस एक्स कितना है √3 प्लस में लेना है, बताया था, नहीं लेंगे तो आगे किसी जगह पे गड़बड़ हो जाएगी, एरर आ जाएगा। मैं आपको बता भी दूंगा, देखो आपको क्या कंफ्यूजन होगी इस प्रॉब्लम में पता चलेगा, पहले वाले प्रॉब्लम में पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे माइनस अपॉन माइनस कट जाता, पहले वाले प्रॉब्लम में एक्चुअल में परपेंडिकुलर बेस दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव थे तो वहाँ कट जाता था। कईयों को लगा होगा बच्चों को कि अरे यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव ले भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, वो तो कट ही जाते, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा देखो। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी एम ओ वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू tan 5, वाई कितना है 1
अपॉन एक्स कितना है अंडर रूट 3 इक्वल्स टू क्या है tan पाई। और आप समझदार हो, आपको पता है tan किस एंगल पे 1/√3 वैल्यू होती है tan की। tan फाई की वैल्यू अगर 1/√3 आ रही है, इसका मतलब फाई एंगल जो है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। समझे। और वो पाई वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ, या फिर आप इसी को सोच सकते हो। ये मैं ऐसे लिखता हूँ, एक तरीका ये है इसको लिखने का, या इसी स्टेप की जगह आप लिख सकते हो और फाई इक्वल्स टू पाई/6। फाई इक्वल्स टू पाई/6। पाई/6 क्यों? क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री पॉइंट 6 करूंगा तो 30 डिग्री आएगा। ये आपको खुद से सोचना है कि 30 डिग्री को मैं कैसे लिखूं, तो वो पाई/6 लिखा जाएगा। और मैंने इसके आपको पहले बता भी दिया एक टाइम। सो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू निकाली है, 30 डिग्री बोलो या फिर पाई/6 रेडियन बोलो, एक ही बात है, दोनों आंसर दिखाने के एक तरीके हैं। आंसर अब ये मतलब हमारा सोल्यूशन फाइनल आया नहीं है, आंसर क्या है वो भी आना बाकी है, क्योंकि वो क्या होगा, वो थीटा की वैल्यू होगी। सो फाइनली अब हम थोड़ा सा ही दूर हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर थीटा क्या चीज़ इक्वल टू, मतलब जो रेफरेंस लाइन है वो और जो रीजनल हमारी ओपी लाइन है उसके बीच का एंगल थीटा है वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस फाइव। मैं वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, फाइव की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, सो कितना आंसर आ गया, इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये डिग्री में देखा जाए तो थीटा कितना आ गया, 150 डिग्री। और थीटा क्या होता है एक्चुअल में, यही आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये 150 डिग्री आंसर होगा। और जिनको रेडियन में आंसर बताना है तो उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ, ये तो हो गया जिनको डिग्री में आंसर बताना। कि हर एक इंस्टीट्यूट स्कूल के अपने अपने स्वभाव होता है टीचर्स का, तो कुछ तो जिद्दी होते हैं, वो मानते ही नहीं कि नहीं ये गलत है, डिग्री कैसे पाई में आंसर। तो पाई वालों के लिए भी आंसर बताता हूँ, देखो कैसे, तो वो लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू, यहाँ और लिख देता हूँ कि पाई में अगर रेडियंस में आंसर बताना है तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर रहे हैं, तो 180 डिग्री का मतलब क्या, पाई रेडियन, माइनस 30 डिग्री का मतलब क्या था, पाई/6। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, एलसीएम लिया तो क्या है 6, 6 इंटू पाई क्या 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई मतलब 6 पाई में से 1 पाई गया तो कितना 5 पाई, 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, और ये रेडियंस में होता है, पर रेडियंस हम लिखते नहीं है तो ये आंसर। ठीक है, और ये भी क्या चीज़ है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये भी वही बात है। और वो जो 150 डिग्री बोल रहे हैं वो भी यही बात है, ये रेडियंस में है, वो डिग्री में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे होप। अब मैं आपको देखो बता रहा था कि आप अगर यहाँ पे ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि आप इस ट्राइंगल के लेंथ को पॉजिटिव रखो, अगर आप नहीं रखते हो तो देखो क्या कैसे फंसते हो आप यहाँ पे। अगर आपने सपोज करो इस लेंथ को लिखा होता -√3, तो यहाँ क्या आता 1/-√3, फिर आता tan फाई इक्वल्स टू -1/√3। समझे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि -1/√3 का मतलब क्या है, इंटरप्रेट करते आप, पर कंफ्यूजन आ जाते बहुत सारे। कैसे कैसे कंफ्यूजन होते सोचो, यहाँ से आपको ना एक नया ही कंसेप्ट सोचना पड़ जाता। आप यहाँ से सोचते देखो क्या आता दिमाग में, -1/√3 नेगेटिव टेन है, तो माइनस की वैल्यू आपने पढ़ी आज तक 10th में कभी कोई टेन की वैल्यू नहीं पढ़ी ना। आप तो बोलते हमने 1/√3 पढ़ी, माइनस तो पढ़ी नहीं, तो पहला कंफ्यूजन आपको ये आता कि माइनस तो मतलब क्या एंगल। दूसरा फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट आता आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो वाला कॉन्सेप्ट सोचना पड़ जाता कि टेन नेगेटिव मतलब आप बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। ठीक है, आपने वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट लगाया, आपको ये पता चल गया कि टेन नेगेटिव होता है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। उसमें बहादुरी क्या हुई, वो तो आपको पहले भी पता था कि टेन सेकंड क्वाड्रेंट में है, पर एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है नहीं पता चली ना तब भी। समझे। तो फिर वहां से कंफ्यूजन, और फिर मैं बताने का कौन सा वहां से लॉजिक बता देता कि वो नेगेटिव का मीनिंग क्या है और फिर वो कैसी चीजें लिंक करनी पड़ती हैं, और वो मतलब अननेसेसरली अपने दिमाग पे लोड डालना। और वो जितना लोड डालेंगे तो ऐसे फोन गर्म हो जाता है, वैसे दिमाग गर्म हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो साइंस है एक्स और वाई के, उनको बस क्वाड्रेंट को चेक करने के लिए यूज करो, क्वाड्रेंट कौन सा है। आपने जो वो ले क्वाड्रेंट तक पहुंच गए, पोल को आपने पी से जोड़ दिया, वो मॉडुलस होता है, आपको वो समझ आनी चाहिए। मॉडुलस के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर लो, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको दिमाग में है तो सी वो फॉर्मूला बनता है कैसे, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में यहाँ देखो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तब जाके मॉड जेड बनता है। ठीक है, बट वो पाइथागोरस थ्योरम भी हम एक लाइन भी क्यों लिखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जबकि एनसीईआरटी ने हमें परमिशन दे रखी है कि आप मॉडुलस का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ गलती के चांसेस हैं उसके लिए हमने फिर ये ट्रायंगल बनाई, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
इस पे रेफरेंस लाइन जो थी ओ एक्स रियल एक्सिस को पीछे एक्सटेंड किया, और वो जो परपेंडिकुलर था वो जहाँ पे रियल एक्सिस की एक्सटेंडेड लाइन को मीट करता है उसको फोटो परपेंडिकुलर एम बोल दिया। राइट ट्रायंगल में हमने फिर वाई अपॉन एक्स करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली बात बोल दी मतलब। और परपेंडिकुलर बेस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंगल फाई है, उसके सामने जो होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ऑब्जर्वेशन एंगल और 90 डिग्री के बीच में जो साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज तो हम तो यूज ही नहीं करते यहाँ पे। एक्चुअली आप करना चाहते थे यहाँ पे 1/2 लिख करके बोल सकते थे कि भाई 1/2 मतलब साइन फाइव 1/2 आ रहा है, तो भी आपको फाइव की वैल्यू समझ आती है कि 30 डिग्री पे ही होता है वो। बट हम एक ही तरीके से करेंगे हर क्वेश्चन में कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, और tan 1/√3 आ रहा है, इसका मतलब फाइव की जो वैल्यू है tan फाइव की वैल्यू 1/√3 तब आती है जब फाइव वैल्यू 30 डिग्री होती है। बट हमें चाहिए आर्गूमेंट। आर्गूमेंट होता है कि जो रेफरेंस लाइन है ओ एक्स उसका और ओपी के बीच का एंगल ही चाहिए। थीटा मिलेगा 180 में से 5 माइनस करके, 180 माइनस 5 किया तो आंसर आया 150 डिग्री। और ये पॉजिटिव है, पहले क्वेश्चन में माइनस लगाया था क्योंकि हमने इधर की तरफ मेजरमेंट किया था क्लॉकवाइज में। ये मेजरमेंट कैसा चल रहा है, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर मेजरमेंट हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव। होप आपको समझ आया होगा ये लॉजिक। दो ही प्रॉब्लम थी इस तरह के आपके बुक में, आपको और भी कहीं से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मिलेंगे तो सॉल्व करो। कहीं को सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, ये कंफ्यूजन माइन्यूट सा भी है तो अब बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये यहीं पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, आगे शायद मिसलिनियस में भी इसके तरह के प्रॉब्लम होंगे। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चैप्टर है, वहाँ पे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है बच्चों के लिए। इसलिए आप यहाँ से इस मेथड को अच्छे से समझ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आगे फ्यूचर में आपको, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ दिक्कत ना। सो देखो, अब बाकी जो 3 से लेकर के 8 तक के पार्ट है, एक्चुअल में ये सेम वैसा ही करना है जैसा हमने अभी पहले दो प्रॉब्लम में किया, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। वो लाइन एक्स्ट्रा कैसे लिखनी है और क्यों, ये क्वेश्चन दोनों सेम सेम ही है। पहले देखो, हमें इसने बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, पहले और दूसरे में भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिए थे। फर्क क्या, वहाँ पे z इक्वल्स टू करके लिखा था, z कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है, वो लिखा था कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये। यहाँ पे बस ऊपर एक बार हेडिंग में लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 3 4 5 6 7 8 करके अलग अलग लिख दिया पार्ट बना के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सब क्या z नहीं लगाया। और बात तो एक ही है, वहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। यहाँ बोल रहे पोलर फॉर्म लिखो। पोलर फॉर्म होती क्या है, आर कॉस थीटा प्लस ए होता आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर मतलब मॉडुलस, बताया था ना, मॉड जेड आर को हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ये मॉडुलस के दो तरीके हैं लिखने के, आर से भी डिनोट करते हैं मॉडुलस को। तो जो पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा होता है, उसमें आर जो होता है वो मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मॉडुलस निकालना तो हमने सीख लिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। फिर दूसरा कॉस और साइन। कॉस और साइन एक जगह लिखना होता है कॉस थीटा, एक जगह लिखना होता है साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस ए होता है आर साइन थीटा। तो कॉस हमें लिखना आता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम है, तो आप लिखोगे, साइन भी आप लिखोगे। बाकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो थीटा क्या चीज होती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हो आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सीख ही लिया। ठीक है, तो बाकी 3 से 8 तक के जितने भी पार्ट हैं, आप सबको, सब में एक ही काम करना है, और आर्गुमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मॉडुलस निकालना है, और लास्ट में आपको लिखना है आर कॉस थीटा प्लस ए आर साइन थीटा, जो हमने कर लिया ना जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट। मान लो इनमें ही बोला होता कि इसकी पोलर फॉर्म लिखो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो नंबर दिए हैं, तो इनकी पोलर फॉर्म क्या होती है, मैं आपको वो लिख के बता। देखो जो इसका आंसर क्या आया था, मैं सिर्फ आंसर लिखता हूँ। इसका आंसर हमने लाया था, आपको याद होगा अभी अभी, कि इसमें हमने लिखा था मॉड जेड मतलब मॉडुलस इक्वल्स टू 2 यूनिट, 2 नंबर 2 मॉडुलस था। ठीक, और हमने यहाँ पे आर्गुमेंट निकाला था, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जब तक कुछ और ना बोला है मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। सो हमने ए आर जी जेड लिखा इक्वल्स टू कितना 120 डिग्री माइनस। या फिर मैं इसी वो में बोलूँ कि दूसरा तरीका क्या है इसी आंसर को लिखने का, मैंने आपको बड़ा डिटेल में वो करके बताया कि कैसे पाई रेडियंस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मॉड जेड को मैंने बोला आर से भी डिनोट करते हैं, तो इसी बात को मैं लिखता हूँ आंसर को अपने। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है सेम क्वेश्चन का। आर मतलब इसको भी मॉडुलस का ही सिंबल बोलते हैं, इक्वल्स टू 2। मॉडुलस के दो सिंबल हैं, या तो मॉड जेड लिखो या फिर आर लिखो। आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको मैं थीटा से भी डिनोट करता हूँ, थीटा इक्वल्स टू -120। तो मेरे पास डिग्री लिखो चाहे रेडियन लिखो, किसी को रेडियन में लिखना था, यहाँ पे क्या आया था, रेडियन में भी हमने किया था कन्वर्ट इसको, सो आया था -2 पाई/3 रेडियन। ठीक है, रेडियन नहीं लिखा बट रेडियंस यूनिट। सो अब हमें क्या बोला है, सेम क्वेश्चन देखो जैसे क्या था, आगे 3 से लेकर 8 तक में इतना सा हिस्सा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, बोला
पोलर फॉर्म था। अगर मेरे को इसी क्वेश्चन में बोलता कि पोलर फॉर्म लिखो 1 और 2 में, ये क्वेश्चन ऐसा है नहीं, यहाँ पे 1 और 2 नहीं दिया, बट मैंने आपको समझाने के लिए आपकी बुक में लिखा 3 to 8, तो मैंने बोल दिया कि मान लो 1 और 2 में भी करना था पोलर फॉर्म शो, तो कैसे होता। यहाँ तक तो आपको करना आ गया कि भाई मॉडल्स कैसे निकालते, तो मैंने बोला उसी मॉडल्स को आप आर से लिख देना कि आर इक्वल्स टू 2 आया, इसी आंसर को लिख देना ऑटोमेटिक -120 डिग्री है तो आप बोल देना -2π/3 आया, रेडियन में कन्वर्ट करके उसको, ठीक है। और इसका लिखो देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एओटा r sin थीटा, पोलर फॉर्म होती है। सो यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करो, क्या है 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है -2π/3 प्लस एओटा इंटू r कितना है 2 sin थीटा मतलब साइन, और एंगल कितना -2π/3, समझे बच्चे। अब करने को तो आप साइन ऑफ माइनस एंगल आगे भी हम कर सकते हैं, बट अभी वो साइंस के रूल हम ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ेंगे तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा फिर क्या चीज़ें होती हैं, पर अभी हमारे लिए यही फाइनल आंसर है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कर सकते, ये अल्टीमेट आंसर है। अब यहाँ पे देखो, इस पार्ट में सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया था, क्या आंसर आया था यहाँ पे, इसका जो अल्टीमेट आंसर था, मतलब ऊपर सॉल्यूशन करने के बाद हमने लाया था मॉड जेड, अब मैं मॉड जेड नहीं लिख रहा, मैं सिंपली लिख रहा हूँ मॉड जेड, मतलब मॉडल्स आया था ना, सो आर ही बोलेंगे उसको, तो वो भी कितना आया था 2 यूनिट। फिर यहाँ पे आया था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मैं उसको सिंपली लिखता हूँ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा की वैल्यू आई थी 5π/, सो आपने आर निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, ठीक है। और आपको अगर इसी क्वेश्चन में बोलते पोलर फॉर्म निकालो, तो आप ये पूरा प्रोसेस निकालते आर निकालने के बाद थीटा निकालने के बाद लिखते पोलर फॉर्म ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा है इज इक्वल्स टू क्या होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ऐसा इक्वल्स टू क्या, आर की जगह 2 कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 5π/6 प्लस आयोटा इंटू आर की जगह 2 साइन थीटा मतलब 5π/6, ओके। बस यही आंसर है अल्टीमेट। आगे आपको बात समझ बच्चे, पोलर फॉर्म निकालना कोई भी नया टॉपिक नहीं है, उसमें आपको मॉडल्स चाहिए होता है, तो मॉडल्स निकालना आपने सीख लिया बहुत अच्छे से, आर्गुमेंट निकालना आपको आ गया, बाकी आपको पोलर फॉर्म के लिए बस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा ये पोलर फॉर्म होती है, ये इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट जेड इक्वल्स पोलर फॉर्म है, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा ये पोलर फॉर्म होती है, क्योंकि ऐसे क्या होता है देखो x प्लस एओटा वाई, सो एक्स की जगह आर कॉस थीटा प्लस एओटा वाई की जगह आर साइन थीटा, ये आपको बात याद रखनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ भी नहीं आनी। सो थर्ड से लेकर के 8 तक आप प्रैक्टिस करो, मॉडल्स निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आर्गुमेंट निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी, लास्ट में भी पोलर फॉर्म, तो बस वैल्यू पुट करने वाला काम है, कुछ भी नया नहीं करना। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दो, वो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा इसमें। और आपको अगर ये जैसे मैं बता रहा था रेडियन वाली बात जो है, ठीक है, वैसे डिग्री में भी चलेगा काम अगर कोई करना चाहे, पर क्योंकि तुम एनसीईआरटी में आंसर देखोगे तो आपको रेडियंस में मिलेंगे, उसके लिए बस आपको इतनी सी बात बोलता हूँ कि आप ये एक बात याद रख लो, 180 डिग्री इक्वल्स टू 1π रेडियन होता है, RADIANS होता है, RAD मान रेडियन, सो 1π रेडियन, ओके। आपको 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, π/180 रेडियन, ठीक। और जितने भी डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है तो π/180 से इंटू कर दो, ये याद रख लो, π/180 से इंटू कर दो, डिग्री को रेडियन में चली जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे मान लो इस जगह पे पहले क्वेश्चन में -120 डिग्री को लेके जाना था रेडियन में, तो -120 को रेडियन में लेके जाना है, तो किसी इंटू कर दो π/180 से, 0 से 0 कट गया, फिर 2 6 2 12 और 6 3 18, तो 2π/3 और साइन एक माइनस का -2π/3, समझ आया। सो आप ये इतनी सी बात रख लो, डिग्री में तो आप कर लोगे बहुत इजीली, 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होती है, बस इतना सा फंडा, तो आपको ये डिग्री वाला कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है।
इतनी सी बात ही एक्चुअल में काम की है कि 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होती है। तो बहुत ईजी बात है, जो भी डिग्री में आंसर आया हो उसको पाई बाई 180 से इंटू कर दो, रेडियन में चला जाएगा। और अब रेडियन में शो कर दो ऐसे थीटा। ओके, सो 5.2 मेरे हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट हो गई। किसी को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डाउट होगा तो ऑफ कोर्स मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। कोई आपकी स्पेशल क्वेरी हो तो आप वो बता देना। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फाइनल 5.3 एक्सरसाइज करेंगे।